सोंग चांगजी ने अपना हाथ बढ़ाया, जिससे धागे उभर आए। वह घमंडी भाव से जाई जुन्यू को देखने लगा और मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। ये देखकर सभी हैरान थे कि उसके पास दिव्य स्तर की 2 श्रेणियां थीं, जो दक्षिया के इतिहास में एक अभूतपूर्व किंवदंती थी। उस समय सम्राट यंगजी के पास भी ऐसी प्रतिभा नहीं थी। जिंग और अन्य लोगों को आखिरकार एहसास हुआ कि युन जंशान ने असामान्य रूप से क्यों काम किया और उनके साथ गठबंधन बनाने से इनकार कर दिया। युन जंशान की आंखें खुशी से भर गईं। उसने अपना हाथ बढ़ाया और घमंडी मुस्कान के साथ उन्हें ध्यान में न रखने के लिए माफी मांगी, ये प्रकट करते हुए कि वह किसी भी उपस्थित व्यक्ति को महत्वपूर्ण नहीं मानता। उसके अनुसार जियांग वुक्सियन, जियांग किन और यंग जियान सभी सोंग चांगजी की तुलना में बेकार थे। जाई जुन्यू के पिता की आंखें आश्चर्य और भय से चौड़ी हो गईं, क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि इस बार माओडू युद्ध क्षेत्र खतरे में था। उसे पसीना आने लगा। हालांकि उसे जीत या हार की चिंता नहीं थी, उसे अपनी बेटी की सुरक्षा की चिंता थी। युन जंशान खड़ा हुआ, अपनी आंखें बंद की और पागलों की तरह हंसने लगा। उसे विश्वास था कि इस बार उसका युद्ध क्षेत्र जीत जाएगा। डू कैक्सन ने पिता की ओर रुख किया और शांत भाव से उसे युन जंशान की बकवास पर ध्यान न देने के लिए कहा। क्योंकि जियांग किन पहले से ही जाई जुन्यू और अन्य लोगों की मदद करने के लिए जा रहा था, जिससे पता चला कि हार अभी भी अनिश्चित थी। जाई जुन्यू, जो धनुष पकड़े हुए था, ने इसे आकाश में उठाया। हुआ यूनफेई और अन्य लोगों ने अपने हाथ बढ़ाए और एक अवरोध बनाया। लड़कियों में से एक की आंखें घबराहट में चौड़ी हो गईं। उसने पीछे मुड़कर घबराए हुए भाव से कप्तान को समझाया कि चरम ज्वाला धनुष की भ्रामक छाया कमजोर हो रही थी। अवरोध का आह्वान करने वाले पुरुषों में से एक को पसीना आने लगा और घबराई हुई निगाह से समझाया कि वह अधिक समय तक टिक नहीं पाएगा। जाई जुयू की आंखें थकान से भरी हुई थीं। वह बिना ये जाने कि माओडू का युद्ध क्षेत्र नष्ट हो जाएगा या नहीं, भारी सांस लेने लगी। वह इस प्रतियोगिता के लिए कड़ी मेहनत कर रही थी और जियांग को प्रभावित करना चाहती थी। तभी हुआ यूनफेई ने अपने हाथ आगे बढ़ाए और शूरवीर की आत्मा को बुलाने की तकनीक का इस्तेमाल किया। उसके शरीर से नीली ऊर्जा निकली और एक शक्तिशाली शूरवीर में बदल गई। जाई जुयू का ध्यान उस पर केंद्रित था। चिंतित और हैरान भाव से उसने पूछा कि वह क्या कर रहा है। हुआ यूनफेई की आंखें दृढ़ संकल्प से चमकने लगीं। उसने कसम खाई कि टीम का विनाश नहीं होने वाला है। उसने कप्तान की मृत्यु तक रक्षा करने का वादा किया। उसने अपने शूरवीर को हमला करने का आदेश दिया। ये तेजी से आगे बढ़ा और आकाश में मौजूद धागों पर जोरदार प्रहार किया। हमला काम कर रहा था, क्योंकि धीरे धीरे धागों का तनाव कम होने लगा था। सोंग चांगजी का ध्यान, जो अपनी पीठ के पीछे हाथ रखे हवा में तैर रहा था, उस पर केंद्रित था। उसने सवाल किया कि क्या हुआ। यूनफेई ने सोचा था कि अपनी आत्मा और दिव्य बलिदान से वह उसके धागे तोड़ पाएगा। उसने स्वीकार किया कि यद्यपि उसके पास प्रतिभा थी, दुर्भाग्य से यह उसे प्रभावित करने के लिए अभी भी पर्याप्त नहीं थी। उसकी आंखें भ्रम में चौड़ी हो गईं और उसकी निगाह हुआ यूनफेई पर टिकी हुई थी। हुआ यूनफेई की आंखें चमकने लगीं। उसने अपना मुंह खोला और चिल्लाना शुरू कर दिया। उसकी शक्ति और भी मजबूत होती जा रही थी। वह विस्फोटक शक्ति के बदले में अपने महत्वपूर्ण सार का उपयोग कर रहा था। सोंग चांगजी को नहीं पता था कि यह आदमी आत्महत्या करना चाहता था या नहीं। उसके काफी समय बाद हुआ यूनफेई का शरीर टुकड़ों में फट गया और ये देखकर जाई जुन्यू की आंखें आंसू और उदासी से भर गईं। शक्ति में इस वृद्धि के साथ आध्यात्मिक शूरवीर ने धागे को छेद दिया। आकाश में जो जाल था उसे तोड़ दिया। ये देखकर कि जाल टूट गया है, सोंग चांगजी ने अपना हाथ बढ़ाया और स्टार वीवर नामक तकनीक का इस्तेमाल किया, जिससे एक और जाल दिखाई दिया, जिससे सभी लोग हैरान रह गए। उसकी आंखें क्रोध से चमकने लगीं और जब वह अपनी उंगलियों से जाल बुन रहा था, तो उसने घमंडी निगाहों से पूछा कि क्या हुआ। यूनफेई को वाकई लगता है कि वह खुद को बलिदान करके जाल तोड़ सकता है। उसे बेवकूफ कहा और खुलासा किया कि वह एक से ज्यादा बार जाल बुन सकता है। वह उनके साथ खेलते खेलते थक गया था, इसलिए उसने तय किया कि अब उन्हें मार डालने का समय आ गया है।
धागे का जाल बंद होने लगा, जिससे अवरोध धीरे धीरे टूटने लगे और जाई जुन्यू घुटनों के बल जमीन पर गिर गई। धागे के जाल ने अवरोधों को टुकड़ों में तोड़ दिया और इस प्रक्रिया में जाई जुन्यू की टीम के सदस्यों का नरसंहार करना शुरू कर दिया, जिससे उन्हें भयानक दर्द हुआ। एक हाथ से धनुष पकड़े हुए उसने दूसरे हाथ को जमीन पर रखा और एक दुखद भाव के साथ जियान को निराश करने के लिए माफी मांगी। सोंग चांगजी की टीम के सदस्य ये देखकर बहुत खुश हुए कि उसने उन्हें इतनी आसानी से हरा दिया है। उसी समय आसमान में काले बादल छा गए और गरज के साथ बिजली चमकने लगी। बिजली से बने फीनिक्स पर सवार कोई व्यक्ति उनकी ओर बढ़ने लगा। सबका ध्यान फीनिक्स पर था, किसी को नहीं पता था कि क्या हो रहा है। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, फीनिक्स तेजी से आगे बढ़ा और एक पल में उनके बीच से निकल गया। इस प्रक्रिया में सभी को बिजली का झटका लगा, जिससे वे दर्द से चीखने लगे। चीखें सुनकर सोंग चान जी चट्टान की ओर मुड़ा और उसकी आंखें गंभीरता और चिंता से चौड़ी हो गईं। गरज को देखकर उसे एहसास हुआ कि उसके बेकार लोगों की टीम का सफाया हो गया है। पहले तो उसने सोचा कि यह गरज की सजा है, लेकिन फिर उसने इस सिद्धांत को खारिज कर दिया क्योंकि गरज की सजा केवल उन लोगों को मिलती है जो स्थिर रहते हैं। उसे नहीं पता था कि उसकी टीम का सफाया किसने किया। गरजने वाला फीनिक्स आसमान में उड़ने लगा और सबसे ऊपर जियांग चेन सवार था। चिंतित भाव के साथ उसने चिल्लाना शुरू कर दिया और जाई जुन्यू से थोड़ी देर और रुकने के लिए कहा। जियांग की आवाज सुनकर जाई जुन्यू की आंखों में उम्मीद की एक रोशनी दिखाई दी। उसे यकीन नहीं हुआ कि जियांग गरजने वाले फीनिक्स पर सवार था और उसे बचाने आया था। जियांग ने अपने फीनिक्स को हमला करने का आदेश दिया। ये तेजी से आगे बढ़ने लगा। सोंग चांगजी के क्लोनों को बिजली से झुलसा रहा था। ऐसी शुद्ध शक्ति देखकर वह सदमे में था। जब जियांग क्लोनों को खत्म कर रहा था, तो सोंग चांगजी का ध्यान, जिसने अपनी पीठ के पीछे हाथ रखा था, उस पर केंद्रित था। इस नए युग में इस दुनिया का स्वर्गीय मार्ग उनके साथ बहुत उदार था। केवल एक पेशे के परिवर्तन के साथ उन्होंने मूल वर्ग प्राप्त कर लिया था, जिसे गुफाओं में अनगिनत जातियों ने साधना के माध्यम से प्राप्त करने में सैकड़ों साल लगाए थे। उनके अनुसार ये वास्तव में अनुचित और घृणित था। जियांग जमीन पर उतरा, अपनी मुट्ठी बंद कर ली, उसे घूरने लगा, अपना हाथ बढ़ाया और अपने फीनिक्स को क्लोनों को खत्म करने का आदेश दिया, जबकि दूसरी तरफ उसने जाल को तोड़ने का फैसला किया। उसने दिव्य हाथी के शरीर की शक्ति का उपयोग किया और एक शक्तिशाली मुक्का मारा, जिसने बिना ज्यादा प्रयास के सोंग चांगजी के धागे के जाल को तोड़ दिया, जिससे धुएं का एक बड़ा पर्दा बन गया। एक बार जब धुएं का पर्दा गायब हो गया, तो जियांग ने ध्यान से देखा और महसूस किया कि जाल फिर से पुनर्जीवित हो गया था। उसने हार न मानने का फैसला किया और मुक्कों की एक श्रृंखला के साथ हमला करना शुरू कर दिया। वह देखना चाहता था कि कौन तेज है, क्या सोंग चांगजी जाल बुन रहा है या उसके वार। कुछ ही देर बाद जाल आखिरकार टूट गया। जियांग ने उसे देखना शुरू किया और अपने अंगूठे से जाल की ओर इशारा करते हुए मुस्कुराते हुए उसने कहा कि उसका जाल बहुत धीमा था। जाई जुन्यू, जो अपने धनुष की मदद से जाल की शक्ति को रोक रही थी, ने अपनी आंखें बंद कर लीं और कांपने लगी। वह अब और सहन नहीं कर सकती थी। सोंग चांगजी के चेहरे पर एक उत्साहित मुस्कान दिखाई दी। उसने जियांग की ओर अपना हाथ बढ़ाया और स्वीकार किया कि उसकी ताकत वास्तव में अच्छी है, लेकिन ये स्पष्ट कर दिया कि अपनी सुरक्षा कम करना एक बड़ी गलती थी। उसने 1000 धागे नामक तकनीक का इस्तेमाल किया, जिससे एक बवंडर दिखाई दिया। बवंडर जियांग चेन की ओर बढ़ने लगा। हमारे लड़के ने अपना हाथ उसके चेहरे के सामने रखा और धीमी आवाज में जाई ओगिया को पुकारा और जाल को निगलने में उसकी मदद मांगी। उसे विवेकशील रहने की सलाह दी। जाई ओगिया ने स्वीकार कर लिया। जाई ओगिया ने अपने छोटे छोटे बिंदु प्रकट किए और धीरे धीरे बवंडर को निगलना शुरू कर दिया। ये देखकर सोंग चांगजी कुछ हद तक भ्रमित हो गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि प्रकाश के छोटे छोटे बिंदु उनके धागे के बवंडर को नष्ट कर सकते हैं। जियांग जाई जुयू के पास गया और उसके कंधे पर अपना हाथ रखा। ये देखकर कि जियांग उसे बचाने आया है, उसकी आंखें आश्चर्य और प्यार से चौड़ी हो गईं।
गंभीर नजर से जियांग सोंग चांगजी को घूरने लगा और उसे जल्दी से जल्दी कहीं सुरक्षित जगह जाने के लिए कहा। थंडर फीनिक्स आकाश में उड़ने लगा, क्लोनों का नरसंहार करने लगा और उन्हें बिजली से मारने लगा। धीरे धीरे उसके फीनिक्स की ऊर्जा समाप्त हो रही थी, इसलिए उसने उसे जल्दी से जल्दी जाने के लिए कहा। तभी निंग झान और उसके आदमी उस इलाके में पहुंचे। वह ये देखकर कुछ हैरान था कि सभी यहाँ थे, जिससे पता चला कि आज उनमें से कोई भी बच नहीं पाएगा। उसकी आवाज सुनकर जियांग और ज़ाई ज़ुयू ने पीछे मुड़कर देखा। हमारे लड़के का ध्यान उस पर था और वह सतर्क हो गया। लेकिन तभी जियांग हुआशुंग और दूसरे लोग आए और जियांग को बताया कि वे आ गए हैं। ये देखकर जियांग ने पीछे मुड़कर बताया कि वे ठीक समय पर आ गए हैं। वह भागने लगा और जियांग हुआशुंग को निंग झान को संभालने के लिए छोड़कर सोंग चांगजी की देखभाल करने का फैसला किया। जियांग हुआशुंग ने अपनी मुट्ठियां कस लीं और जब उसकी आंखें चमक रही थीं, तो वह उसकी ओर दौड़ने लगा। अपनी शक्ति का उपयोग करके अपने शरीर से ऊर्जा मुट्ठियां निकालने लगा, जो निंग झान की ओर बढ़ने लगी, जिससे पता चला कि आज वह उसका प्रतिद्वंद्वी बनने वाला है। निंग झान चुपचाप खड़ा रहा। वह कूदा, अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया और एक शक्तिशाली मुक्का से पलटवार किया। जियांग हुआशुंग के ऊर्जा मुक्कों को चकनाचूर कर दिया, जिससे पता चला कि उसका युद्ध देवता शरीर उसे हराने के लिए पर्याप्त नहीं था। जियांग हुआशुंग की आंखें गंभीरता से चमकने लगीं। वह पीछे हट गया और एक गहरी निगाह से 9 प्रतिबंधों को मुक्त कर दिया, जिससे उसके शरीर से जुड़ी जंजीरें टूट गईं। एक उग्र भाव के साथ वह खड़ा हुआ और अजेय युद्ध देवता के शरीर नामक तकनीक का इस्तेमाल किया। उसकी अपनी 9 भुजाओं वाली विशाल आत्मा उसके शरीर से निकली। निंग झान चुपचाप देखता रहा। उसकी आंखें उत्साह से चमकने लगीं। उसने अपना हाथ एक तरफ बढ़ाया और अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया। एक रक्त ड्रैगन, उसके पीछे एक शक्तिशाली लाल ड्रैगन प्रकट होता है। उसके लिए ये काफी दिलचस्प था। एक मुस्कान के साथ उन्होंने उल्लेख किया कि जियांग हुआशुंग के दादा ने भूमिगत गुफा में ड्रैगन जाति को मार डाला था। वह देखना चाहता था कि उसका वैध पोता उसके जितना शक्तिशाली है या नहीं। जियांग हुआशुंग की आत्मा और ड्रैगन एक दूसरे से लड़ने लगे। लियो सेंडाओ और म्यू हाकू उस क्षेत्र में पहुंचे। उसने अपने हाथ ज़ई ज़ुन्यू के कंधों पर रखे और एक गंभीर भाव के साथ उसे राजधानी से लोगों का सामना करने के लिए उनके साथ आने के लिए कहा। म्यू हाकू ने उसे देखना शुरू कर दिया और समझाया कि उन्हें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ज़ई ज़ुन्यू उनकी ओर मुड़ा और एक अनिर्णायक नज़र से स्वीकार कर लिया। जियांग हुआशुंग की आंखें घृणा से चमक रही थीं। जब सोंग चांगजी लड़ाई देख रहा था, तो किसी ने उसका ध्यान खींचा। वह उत्सुक हो गया और पीछे मुड़ा। थंडर फीनिक्स जमीन पर उतर आया। जियांग ने उसके सिर पर हाथ फेरना शुरू किया और आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ पूछा कि क्या वह युद्ध के लिए तैयार है। सोंग चांगजी की आंखें उत्साह से चौड़ी हो गईं। अपनी शक्ति का उपयोग करते हुए उसने अपने क्लोनों को अवशोषित करना शुरू कर दिया और ये देखकर मुस्कुराए बिना नहीं रह सका कि जियांग चेंग, यंग झान, जियांग हुआशुंग और जियाइन ज़ुन्यू ग्रिडजिया के 4 दिव्य प्रतिभाशाली लोग इकट्ठे हुए थे। अब जीनियस रैंकिंग लड़ाई का इंतजार करना जरूरी नहीं था, न ही उनकी निम्न जाति का दिखावा करना जरूरी था। उसने अपनी 30% शक्ति का उपयोग करने का फैसला किया। ये सुनकर जियांग की अभिव्यक्ति बदल गई और उसे संदेह हुआ। एक उलझन भरे भाव के साथ उसने पूछा कि उसका क्या मतलब है। सोंग चांगजी ने अपना हाथ बढ़ाया। उसकी पीठ पर एक देवदूत के पंख उभर आए, जबकि उसकी आंखें सफेद हो गईं। एक मुस्कान के साथ उसने मूल प्रतिबंध को हटाने और टेंकिंग दिव्य कबीले के असली शरीर को बहाल करने का फैसला किया। उसने अपनी शक्ति का उपयोग किया और गुप्त क्षेत्र में प्रवेश और निकास को प्रतिबंधित कर दिया। उसके पैरों के नीचे एक ऊर्जा मंच दिखाई दिया। जियांग ने ध्यान से देखना शुरू किया और उसे ये समझने में देर नहीं लगी कि टेंकिंग दिव्य कबीला गुफा की 10,000 जातियों में से एक था। ये सुनकर यंग झान की आंखें डर से चौड़ी हो गईं। उसने पलटकर सभी को गुप्त क्षेत्र छोड़ने के लिए कहा, लेकिन फिर एक शक्तिशाली ऊर्जा आकाश से उतरने लगी। जियांग हुआशुंग अपने घुटनों के बल जमीन पर गिर गया।
अपने दांत बींच लिए और एक चिंतित भाव के साथ प्रकट किया कि वह हिल नहीं सकता। सोंग चांगजी की आंखें द्वेष से चौड़ी हो गईं। उसने अपना हाथ बढ़ाया और एक मुस्कान के साथ प्रकट किया कि अब बहुत देर हो चुकी थी। पूरा गुप्त क्षेत्र उसके नियंत्रण में था। अब कोई भी हिल नहीं सकता था या बाहर नहीं जा सकता था, और बाहर से कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता था। मूल रूप से अगर वे यहाँ मर जाते तो वे अभी भी बाहर पुनर्जीवित हो सकते थे, लेकिन अब जब वह यहाँ था और उनकी दिव्य आत्माओं को पूरी तरह से परिष्कृत कर दिया था, तो कोई भी पुनर्जीवित नहीं हो पाएगा। यह वीडियो का अंत है। अगर आप लोग अगला भाग देखना चाहते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें।